हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऐसे एमसीक्यूज जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में डेफिनेटली छपने वाले हैं, और यदि आप इन एमसीक्यूज को कर लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें से काफी एमसीक्यूज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यदि आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में जितने भी एमसीक्यूज पूछे जाने वाले हैं, इस बार आपको पता होगा कि 100% जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे एमसीक्यूज जो आप सॉल्व करें वो ऐसे आए जो आपने पढ़े हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारथी को। सारथी को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से डाउनलोड करिए हमारे ऐप को और ज्वाइन करिए सारथी को। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल्स के कुछ लिंक्स दिए हैं, तो उस लिंक के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपको तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां और तमाम फ्री पीडीएफ्स और नोट्स आपको मिलते रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंपनी इज अ लीगल पर्सन हैविंग। एक कंपनी एक कानूनी व्यक्ति है जिसके पास अपनी एक अलग कानूनी पहचान होती है, जिसके पास एक शाश्वत उत्तराधिकारी होता है, या फिर जिसके पास एक कॉमन सील होता है। इंग्लिश में, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, अ परपेचुअल सक्सेशन, अ कॉमन सील और ऑल ऑफ दिस। तो आपने पढ़ा होगा फीचर्स ऑफ कंपनी में कि कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके पास ये तीनों के तीनों फीचर्स होते हैं, चाहे वो सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें, चाहे आप परपेचुअल सक्सेशन की बात करें, या फिर आप कॉमन सील की बात करें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस, बिकॉज दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ कंपनी। ये सभी के सभी कंपनी के फीचर्स हैं। अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन। जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है वो कब रिकॉग्नाइज हुआ, किस केस लॉ में रिकॉग्नाइज हुआ? आपको पता होगा कंपनी लॉ जब पढ़ते हैं तो उसमें आप डिफरेंट केस लॉज पढ़ते हैं। तो यही पूछा गया कि कंपनी लॉ में जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है कंपनी में, वो किस केस लॉ के द्वारा अराइज हुआ? ऑप्शंस दिए गए हैं, सलमान वर्सेस सलमान, यानी सलमान बनाम सलमान, अब्दुल हक वर्सेस दसवल, या फिर ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कंपनी में जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है ये इन तीनों की वजह से अराइज हुआ है। तीनों जो केस लॉज हैं कहीं ना कहीं सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में इन तीनों केस लॉज का रेफरेंस है, यानी जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है वो इन तीनों केस लॉज के माध्यम से ही आया है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? एक कानून की निगाहों में कंपनी की एक अलग पहचान होती है, कंपनी का एक अलग एग्जिस्टेंस, एक अलग वजूद होता है। कंपनी का वजूद और मेंबर का वजूद ये दोनों अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। When all the shareholders have died in air crash, what will happen to the company? अगर आपकी कंपनी के सभी के सभी शेयर होल्डर्स एक एयरप्लेन क्रैश में मारे जाते हैं तो उसके बाद कंपनी का क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा कि कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है। भले ही वो सभी के सभी शेयर होल्डर मारे गए, लेकिन फिर भी हमारी कंपनी चलेगी, क्योंकि कंपनी में एक शाश्वत उत्तराधिकार होता है, एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो ड्यू टू परपेचुअल सक्सेशन, इवन आफ्टर डेथ ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, द कंपनी विल एग्जिस्ट एंड द कंपनी विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दैट इज इट मे कंटिन्यू इट्स बिजनेस, यह अपना व्यवसाय जारी रख सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ मेंबर इन अ कंपनी इज रिड्यूस्ड बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट एंड इट कैन कैरी ऑन बिजनेस विथ। किसी कंपनी में के सदस्यों की संख्या वैधानिक सीमा से कम कर दी जाती है और वह निम्नलिखित के साथ व्यापार कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी में मिनिमम या मैक्सिमम नंबर की एक लिमिट सेट की गई है, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम का लिमिट है इससे कम या फिर इससे ज्यादा मेंबर्स आपकी कंपनी में हो जाते हैं, तो आपको कितने समय तक अपने कंपनी में बिजनेस करने का मौका मिलेगा और कितने समय के अंदर आप उन मेंबर्स की संख्या को विद इन द लिमिट करना चाहिए आपको? तो 6 मंथ्स का आपको समय मिलता है, 6 महीने का आपके पास समय होता है, और उन 6 महीनों के समय में आपको अपने कंपनी में जो मेंबर्स की लिमिट ऑलरेडी सेट की गई है लॉ के द्वारा, उस लिमिट के हिसाब से मेंबर्स की संख्या कर लेनी होती है, अन्यथा आप 6 महीने के बाद अपने कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अगला है, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया बट ऑल इट्स मेंबर आर फॉरेनर। एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर तो इंडिया में हुई है
लेकिन उसके जितने भी मेंबर्स हैं, उसके जितने भी सदस्य हैं, वो सभी के सभी विदेश के हैं, फॉरेन कंट्री के हैं। तो उस कंपनी को किस कंपनी के नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन है फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी या फिर इलीगल एसोसिएशन। हिंदी में एक कंपनी जो भारत में पंजीकृत है लेकिन उसके सभी सदस्य विदेशी हैं, उसे किस कंपनी के रूप में जाना जाएगा? भारतीय कंपनी, विदेशी कंपनी, सरकारी कंपनी या फिर अवैध संगठन। तो उसको कहा जाएगा इंडियन कंपनी, क्योंकि आपने पढ़ा है इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के केस में ये डिसाइड कैसे होता है कि कंपनी की नेशनलिटी क्या है। कंपनी की नेशनलिटी मेंबर के नेशनलिटी से डिसाइड नहीं होता है। कंपनी की नेशनलिटी, कंपनी की राष्ट्रीयता इस बात पर निर्भर करती है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है। अब चूंकि कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया में है, कंपनी इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है, इसीलिए इसका ये जो कंपनी होगी इसको किस नाम से जाना जाएगा? इस कंपनी को हम फॉरेन इंडियन कंपनी के रूप में जानेंगे, भले ही इस कंपनी के सारे मेंबर्स फॉरेनर हैं, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, दैट्स वाई इस कंपनी को इंडियन कंपनी के रूप में ही जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ कंपनी इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन विथ अ परपेचुअल सक्सेशन। हिंदी में एक कंपनी एक शाश्वत उत्तराधिकारी वाली एक न्यायिक व्यक्ति है। कंपनी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, ज्यूरिस्टिक यानी एक लीगल पर्सन है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी एक ज्यूरिस्टिक लीगल पर्सन कैसे है? ऑप्शन दिए गए हैं, एज इट नेवर डाइज, क्योंकि वो कभी मरती नहीं है, एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड कैन बी पुट टू एंड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, चूंकि एक कंपनी कानून के द्वारा बनाई जाती है और इसे कानून की प्रक्रिया के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है, इसीलिए कंपनी को क्या कहा जाता है? कंपनी को एक ज्यूरिस्टिक पर्सन कहा जाता है, कंपनी को एक लीगल पर्सन कहा जाता है। बिकॉज कंपनी इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इट कैन बी पुट टू एंड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट्स वाई कंपनी को कहा जाता है एक ज्यूरिस्टिक पर्सन, एक लीगल पर्सन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। स्टैट्यूटरी कंपनी कैन बी क्रिएटेड बाय, वैधानिक कंपनी बनाई जा सकती है। तो स्टैट्यूटरी कंपनी कैसे क्रिएट की जा सकती है? तो आपको पता होगा कि स्टैट्यूटरी कंपनी एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट की जाती है। अगर संसद में किसी विशेष कानून को पारित करके कोई कंपनी बनाई गई है तो उसी कंपनी को हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं, यानी वैधानिक कंपनी कहते हैं। वैधानिक कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो संसद या फिर राज्य या विधानसभा के किसी विशेष कानून के को पास करके बनाई गई हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आपका वैधानिक कंपनी, इंग्लिश में स्टैट्यूटरी कंपनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, संसद या राज्य विधानसभा के अधिनियम से बनाई गई कंपनी को हम एक स्टैट्यूटरी कंपनी यानी एक वैधानिक कंपनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर व्हेन। क्वेश्चन नंबर 8 हिंदी में, एक कंपनी शेयरों द्वारा सीमित होती है जब। एक बार और, अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स व्हेन, एक कंपनी शेयरों यानी अंशों द्वारा सीमित होती है कब सीमित होती है? ऐसा जब शेयर होल्डर्स हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी फॉर अनपेड कॉल्स ओनली, यानी जब शेयर धारकों की जो दायित्व है वो केवल अनपेड कॉल यानी वो कॉल्स, वो पैसा जो उनसे वापस नहीं मंगाया गया, वो पैसा जो उनसे मांगा नहीं गया है लेकिन उनको देना है। अगर किसी कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी वहीं तक है तो उस कंपनी को हम लिमिटेड बाय शेयर कंपनी कहते हैं। लिमिटेड बाय शेयर कंपनी यानी ऐसी कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है, उसी को हम लिमिटेड बाय शेयर कंपनी के रूप में जानते हैं। चलिए उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, शेयर होल्डर्स हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी फॉर अनपेड कॉल्स ओनली। अगर ऐसी कोई कंपनी है तो उसको हम क्या कहेंगे? लिमिटेड बाय शेयर कंपनी कहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज। एक निजी कंपनी को बनाने के लिए अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपको पता होगा कि एक निजी कंपनी यानी एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स तक हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछा गया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मैक्सिमम लिमिट है प्राइवेट कंपनी में 200 और पब्लिक कंपनी में नो लिमिट। अगला क्वेश्चन वही है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी एक
सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्य के लिए सार्वजनिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सीमा है मिनिमम मेंबर्स के लिए, यानी न्यूनतम सदस्य के लिए। किसी भी पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स यानी न्यूनतम 7 सदस्य होने चाहिए, लेकिन किसी भी पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मैक्सिमम नंबर्स कितने होने चाहिए मेंबर्स के, वो डिसाइड नहीं किया गया है, उस पर कोई लिमिट सेट नहीं किया गया है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो लिमिट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोई सीमा नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स आपकी कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। हमने आपको बार बार कहा था, जब हमने आपको लेक्चर पढ़ाया था इसके बारे में, टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, तो हमने आपसे बार बार कहा था कि जो LIC है, GIC है, RBI है, ये जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी कॉर्पोरेशंस हैं, ये सभी के सभी स्पेशल एक्ट के द्वारा, एक संसद के विशेष कानून के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए इन कंपनियों को हम एक स्टैट्यूटरी कंपनी यानी एक वैधानिक कंपनी के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी कंपनियां, चाहे LIC हो, RBI हो, GIC हो, SBI हो, ये सभी के सभी एक विशेष एक्ट, एक विशेष कानून के द्वारा बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मैक्सिमम कैपिटल इन केस ऑफ अ नॉन प्रॉफिट कंपनीज। धारा 25 के तहत पंजीकृत गैर लाभकारी कंपनियों के मामले में अधिकतम पूंजी कितनी होती है? दैट मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट कंपनीज। नॉन प्रॉफिट कंपनीज के केस में सेक्शन 25 के हिसाब से कितना मैक्सिमम कैपिटल हो सकता है? तो नॉन प्रॉफिट कंपनीज के केस में कोई मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पे लिमिट नहीं सेट की गई है। मैक्सिमम पे कोई लिमिट सेट नहीं है, मिनिमम पे लिमिट सेट है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैक्सिमम कैपिटल नॉन प्रॉफिट कंपनी का कितना होना चाहिए। मैक्सिमम कैपिटल आप जितना चाहें उतना ला सकते हैं, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। प्राइवेट कंपनी कैन गिव इन्विटेशन फॉर इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। क्या प्राइवेट कंपनी, क्या निजी कंपनी अपने शेयर धारकों को, क्या निजी कंपनी अपने शेयर धारकों को इन्विटेशन दे सकती है शेयर्स खरीदने के लिए, डिबेंचर्स खरीदने के लिए? पब्लिक को, शेयर धारकों को नहीं, अपने सामान्य जनता को क्या निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी उनको ऑफर दे सकती है, उनको इन्विटेशन दे सकती है शेयर्स खरीदने का? ऑप्शंस हैं एज इट्स ऑन यानी अपनी मर्जी के हिसाब से, विथ परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति के बाद, या फिर विथ परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल यानी ट्रिब्यूनल की अनुमति के बाद, या फिर कैन नॉट गिव सच इन्विटेशन, ऐसा निमंत्रण नहीं दे सकती है। हमने आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनी के केस में इन्विटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स पब्लिक को नहीं दे सकते हैं, जनता को शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीदने का अधिकार नहीं दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आएगा डी, दैट इज ऐसा कोई निमंत्रण प्राइवेट कंपनी नहीं दे सकती है। प्राइवेट कंपनी शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है, प्राइवेट कंपनी शेयर्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इशू कर सकती है, क्योंकि ये जो शेयर्स इशू करने का कंसेप्ट है पब्लिक को, ये केवल पब्लिक कंपनी के पास होता है, ये प्राइवेट कंपनी के पास नहीं होता है। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम। प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी निम्नलिखित में से किससे जमा स्वीकार नहीं कर सकता है? तो ये भी आपको पढ़ाया गया था कि एक प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी ना पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, ना पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है, ना ही उनको डिबेंचर्स, बॉन्ड्स कुछ भी इशू नहीं कर सकती है। यानी पब्लिक से डीलिंग प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। पब्लिक से डीलिंग कौन नहीं कर सकती है? पब्लिक से डीलिंग प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। पब्लिक से डीलिंग करने के लिए पब्लिक कंपनी होती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज जनरल पब्लिक से प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट्स कलेक्ट नहीं कर सकती है, जनरल पब्लिक से केवल पब्लिक कंपनी डिपॉजिट्स कलेक्ट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, अ कंपनी विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी इज नोन एज। ऐसी कंपनी जो दूसरे कंपनी को नियंत्रित करती है, ऐसी कंपनी जो दूसरे कंपनी को नियंत्रित करती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। द कंपनी विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी, उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं।
और होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी को कंट्रोल करती है उसको हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, जो कंपनी किसी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करती है उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और जिस कंपनी को होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है उसको हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अ पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। एक सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? सिचुएशंस दिए गए हैं। पहला सिचुएशन है एक विशेष प्रस्ताव पारित करके तथा इसकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रतिबंध सम्मिलित करके। इंग्लिश में बाई पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शन इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको पब्लिक कंपनी को या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो अ पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी विशेष प्रस्ताव पारित करके तथा केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करके ही आप एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दैट इज विशेष प्रस्ताव पारित करके तथा केंद्र सरकार की सहमति लेके ही एक निजी कंपनी को एक सार्वजनिक कंपनी को एक निजी कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, एन इलीगल एसोसिएशन मीन्स, एक अवैध संघ का अर्थ है। इलीगल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? हमने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में या फिर किसी भी एसोसिएशन में 50 से अधिक मेंबर्स हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, और वो पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप के रूप में ही रजिस्टर्ड है, तो उसको हम इलीगल एसोसिएशन कहेंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और अ पार्टनरशिप फर्म कंटेनिंग मोर देन 50 पार्टनर्स इज सेड टू बी एन इलीगल एसोसिएशन। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे 20 की जगह पे 50 होना चाहिए। यहाँ पे 20 की जगह पे 50, एक बार करेक्ट कर लेते हैं इसको। 20 की जगह पे यहाँ पे आपको लिखना है 50। 20 को मिटा दीजिएगा आप लोग और 50 याद रखिएगा। अगर किसी भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में 50 से अधिक मेंबर्स होते हैं, 50 से अधिक पार्टनर्स होते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो उसको हम इलीगल एसोसिएशन मानते हैं। याद रखना है आपको, अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 50 से अधिक मेंबर्स हैं, 50 से अधिक सदस्य हैं, तो उसको हम इलीगल एसोसिएशन यानी एक हिंदी में अवैध संस्था कहेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रमोटर इज द पर्सन, प्रमोटर यानी प्रवर्तक किस व्यक्ति को कहते हैं? हु डज द नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क incidental to the formation of a company, who signs the memorandum, who is appointed first director, who takes the first share of the company। यानी प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर यानी ऐसा इंसान जो कंपनी को फॉर्म करता है, जो कंपनी को सबसे पहले फॉर्म करने में स्टेप लेता है, उसी को हम प्रमोटर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा हु डज द नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क इंसिडेंटल टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। हिंदी में किसी कंपनी के गठन के लिए जो आवश्यक प्रारंभिक कार्य होता है, आवश्यक और प्रारंभिक कार्य, जो इंसान किसी कंपनी को बनाने के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्य करता है, उसी को हम कंपनी का प्रवर्तक यानी कंपनी का प्रमोटर मानते हैं। कंपनी का प्रमोटर किसे कहते हैं? जो इंसान कंपनी का जो इंसिडेंटल इनिशियल वर्क होता है फॉर्मेशन से संबंधित, उसको जो इंसान करता है उसी को हम प्रमोटर कहते हैं कंपनी का। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज किसी कंपनी के गठन के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्य करने वाला इंसान ही कंपनी का प्रवर्तक कहलाता है। प्रमोटर इज अ पर्सन हु डज द नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क इncidental टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर, प्रारंभिक अनुबंध है। तो जो प्रारंभिक अनुबंध होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स प्रीलिमिनरी होते हैं, वो कंपनी पे कभी भी बाइंडिंग नहीं होते हैं। आपको इतना याद रखना है कि जो कंपनी प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेती है, वो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के फॉर्म होने से पहले हुए थे, वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट विच आर प्रीलिमिनरी इन नेचर एंड द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन परफॉर्म्ड, विच हैज बीन एग्जीक्यूटेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी को बनाने से पहले किए गए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स प्रीलिमिनरी हैं, वो कभी भी कंपनी में बाइंडिंग नहीं होते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। हिंदी में प्रारंभिक अनुबंध एक कंपनी पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, अनंतिम अनुबंध है निगमन के बाद लेकिन व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले इसमें प्रवेश किया गया है। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर एंटर्ड इनटू आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बनाए तब गए हैं जब आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है लेकिन अभी तक आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन के बाद बनाए गए लेकिन रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड तो हो गई है लेकिन अभी तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, उस अनुबंध को अनंतिम अनुबंध कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज निगमन के बाद लेकिन व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण प्राप्त करने से पहले जो अनुबंध किए जाते हैं उन्हीं को अनंतिम अनुबंध, उन्हीं को प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, जाने से पहले आपको बता देना चाहेंगे कि अगर आप सच में सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए आपका सारथी वेट कर रहा है। जाइए ज्वाइन करिए सारथी को। सारथी में आपको सारे कंटेंट्स मिलेंगे, सारे पीडीएफ्स, सारे पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, जितने भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कुछ आपको एक सारथी में मिलने वाली है। यानी सारथी इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर सेमेस्टर एग्जाम्स। तो अगर आप भी सेमेस्टर एग्जाम से तकलीफ में हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी किसी भी सेमेस्टर में हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को और वहां पे मिल जाएगा आपको सारथी जो आपके सेमेस्टर एग्जाम को बेहद आसान और बेहद शानदार बना देगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।